Good morning students. Now we continue our chapter 11 किरण प्रकाशिकी and our next topic is सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी जनरल आप लोगों ने देख रखा है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स का जो डाइसेक्शन बॉक्स होता है उसके अंदर सूक्ष्मदर्शी आता है, जिसे आवर्धक लेंस हम कहते हैं। उसकी सहायता से हस्त रेखाएं देखने का काम होता है, छोटी वस्तुओं को बड़ी करके देखने का काम होता है। तो सूक्ष्मदर्शी क्या है? सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा और आवर्धित करके देखने वाला यंत्र है। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा या आवर्धित करके कैसे देखता है? तो इसके पहले हम एक बात करते हैं दर्शन कोण की। दर्शन कोण क्या होता है? हर वस्तु के द्वारा आंख पर एक कोण निर्मित किया जाता है जिससे वो वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर वस्तु अत्यधिक सूक्ष्म है तो उसके द्वारा आंख पर बना हुआ कोण भी अत्यधिक सूक्ष्म होगा, जिससे वो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो जब हम इस आवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं तो ये आवर्धक लेंस करता क्या है? ये आवर्धक लेंस उस दर्शन कोण के मान को बड़ा कर देता है, उसे बढ़ा देता है। बढ़ा देने से उस वस्तु का आकार बढ़ जाता है, वो वस्तु आवर्धित हो जाती है और वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो सूक्ष्मदर्शी का मेन काम क्या है? सूक्ष्मदर्शी का मुख्य कार्य है आंख पर बनने वाले दर्शन कोण के मान में वृद्धि कर देना, जिससे वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे। ओके, अब सूक्ष्मदर्शी को हम आवर्धक लेंस भी कहते हैं। इसकी कार्यविधि क्या है? ये कार्य कैसे करता है? तो सबसे पहले हम सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या करते हैं, एक पतला उत्तल लेंस लेते हैं, कम फोकस दूरी वाला एक पतला उत्तल लेंस लेते हैं। इस पतले उत्तल लेंस का ये प्रकाशिक अक्ष है, ठीक है, और ये इसका प्रकाशिक केंद्र है O। अब इसका एक फोकस प्रथम फोकस और एक होता है द्वितीय फोकस, ठीक है, दोनों और फोकस बनते हैं इसमें, प्रथम एंड द्वितीय। अब इस सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रिंसिपल क्या है? इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत यह है कि जब हम किसी वस्तु को प्रकाशिक अक्ष और फोकस के मध्य रखते हैं तो उस वस्तु का बड़ा आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। यह सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। यानी वस्तु को आपको कहां रखना है? वस्तु को आपको प्रकाशिक अक्ष और फोकस के मध्य रखना है। तो यहां पर हमने एक वस्तु ली AB, और इस वस्तु AB को हमने प्रकाशिक अक्ष और प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य रख दिया। हमारा सिद्धांत क्या है कि अगर वस्तु को हम प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य रखते हैं तो उस वस्तु का बड़ा आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो हमने एक वस्तु ली AB, जिसे हमने प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य में रख दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम यहां पर कि इस AB से चलने वाली एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरी, तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, ठीक है। दूसरी किरण हमने ली जो मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण यहां लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। यहां पर आपका नेत्र है। नेत्र को क्या माना जाता है? नेत्र को यह माना जाता है कि नेत्र जो है वो प्रकाशिक इस लेंस के, इस जो आवर्धक लेंस है इसके अत्यधिक निकट होता है, ठीक है। तो लेंस और नेत्र पर बनने वाले कोण को लगभग क्या माना जाता है? समान माना जाता है, ठीक है। तो अब हम यहां क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि अपवर्तन के पश्चात जो ये प्रकाश की किरणें अपवर्तित हुई हैं ये नेत्र पर नहीं मिल रही। नेत्र पर नहीं मिल रही तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो अब हम इन्हें पीछे की ओर बढ़ाते हैं। जब हम इन्हें पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इस प्रतिबिंब AB का आवर्धित प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब हमें कहां मिलता है? इस रूप में यहां पर हमें प्राप्त होता है A', B' के रूप में। ये A', B' के रूप में हमें यहां प्राप्त होता है। यहां हमने वस्तु का प्रतिबिंब रखा हुआ है AB और इसका प्रतिबिंब A', B' के रूप में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर ये वस्तु इस लेंस को, इस उत्तल लेंस को हम इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि जो ये प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ये हमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो। अब ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह होती है जहां पर वस्तु हमें एकदम स्पष्ट दिखाई दे, और आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो हम इस उत्तल लेंस को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो हमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मिले, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं? एक काम और करते हैं अब हम यहां कि इस AB को, जो बिंब है, इस AB को उठाकर हम यहां पर व्यवस्थित कर देते हैं,
यानी इसे भी हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ले आते हैं। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर लाने के लिए हम इस बिंब ए बी को इस ए डैश बी डैश पर ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है। और यहां पर इस बिंब को हम लाते हैं तो ये हो गया आपका ए डबल डैश ए डैश, ठीक है। जब मैं इसको यहां से लाया तो यहां से ये जो नेत्र पर कोण बनाएगा, ये क्योंकि नेत्र और प्रकाशिका के एक दूसरे के अत्यधिक समीप है, तो जितना कोण इस पर बनेगा उतना ही नेत्र पर बनेगा। तो इस कोण को तो मैंने माना अल्फा, और ये वाला कोण कितना माना मैंने, बीटा। तो साफ नजर आ रहा है कि इस आवर्धक लेंस की वजह से, इस सरल सूक्ष्मदर्शी की वजह से जो बीटा कोण बना है, जो इस प्रतिबिंब का कोण है, वो बड़ा है किसकी तुलना में, बिंब के कोण से। तो बिंब के कोण से प्रतिबिंब के कोण का बड़ा होने का मतलब है कि प्रतिबिंब आवर्धित हो चुका है, प्रतिबिंब बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो अब हम यहां पर फॉर्मूले की बात करते हैं, आवर्धन क्षमता निकालते हैं कि आवर्धन क्षमता कैसे निकलेगी। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटा बिंब द्वारा आंख पर बना कोण, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या हो गया, m इक्वल्स टू प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे बिंब द्वारा आंख पर बना कोण, ठीक है। अब यहां पर हम लिखते हैं m इक्वल्स टू प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण कितना है, बीटा, तो यहां हमने लिखा बीटा, और बिंब द्वारा, ये बिंब है, बिंब द्वारा आंख पर बना कोण कितना है, अल्फा, तो ये हमने लिखा अल्फा, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो कोण बन रहे हैं ये अत्यल्प हैं, छोटे हैं, तो कोण अत्यल्प होने की वजह से कोण अत्यल्प हैं, अतः बीटा लगभग किसके बराबर मान लिया मैंने, tan बीटा के, और अल्फा लगभग किसके बराबर मान लिया मैंने, tan अल्फा के, ठीक है। तो अब मेरा जो m का फॉर्मूला निकल के आया, वो m का फॉर्मूला क्या बना, m का फॉर्मूला बना मेरा tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ठीक है। अब tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू हम निकालते हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं a डैश b डैश o, और एक ट्राइंगल है मेरे पास a b o, दोनों समरूप हैं, ठीक है, दोनों समरूप हैं, तो tan बीटा की जो वैल्यू है वो हम इस ट्राइंगल ABO से निकाल लेते हैं। तो ट्राइंगल ABO से जब हम tan बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो tan बीटा की वैल्यू आती है लंब बटे आधार, ठीक है। और tan अल्फा कौन सा ट्राइंगल काम में ले रहा हूं मैं, a डैश a डबल डैश o, तो जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है a डबल डैश a बाय a डैश o, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा हम ध्यान दें कि ये a डबल डैश a डैश, a डबल डैश a डैश किसके बराबर है, AB के बराबर, दोनों समानांतर है, ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं चूंकि a डबल डैश a डैश बराबर है AB के, तो a डबल डैश a डैश की जगह AB रख दो। अब साथ साथ और चीज देख लो, AO क्या है आपकी बिंब की दूरी, तो माइनस u, और a डैश O क्या है, a डैश O है आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो उसे d से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टिंक्ट विजन, तो ये माइनस d, क्योंकि दोनों आपतित किरण के विपरीत दिशा में, साइन कन्वेंशन यूज में ले लिया। तो अब इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो जब आप इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो m इक्वल्स टू AB अपॉन AO की वैल्यू तो हो गई माइनस u अपॉन a डबल डैश a डैश किसके बराबर आ गया, AB के बराबर, अपॉन माइनस d, तो इस AB से तो हो गया आपका AB कैंसिल, तो m इक्वल्स टू क्या आ गया आपका d बाय u, m इक्वल्स टू हो गया आपका d बाई u। तो ये आपके सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आ गई। अब इस सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता में कुछ केसेस हैं, जैसे हम केस 1 लेते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट क्या कहता है,
केस 1 ये कहता है कि हम कह रहे हैं यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, हमने कहा अगर अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर, तो अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो प्रतिबिंब अगर अनंत पर बनेगा तो बिंब कहां रखा हुआ होगा, फोकस पर, तो बिंब जो होगा वो कहां आएगा, फोकस पर। तब m बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, d/f। तो पहला केस हो गया, हमने कह दिया कि भाई अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर रखा हुआ है तो जो आपका बिंब है वो फोकस पर बनेगा। तो इस अवस्था में u का मान f होने के कारण क्या होगा, m न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, m न्यूनतम हो गया, तो m न्यूनतम होने की वजह से जो आंख है उस आंख में समानांतर किरणें प्रवेश करेंगी, क्योंकि फोकस पर जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो कब आ रही हैं, जब वो मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो आंख के अंदर समानांतर किरणें प्रवेश करेंगी, जिससे आंख में कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं होगा। और अगर आंख में कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं हुआ तो इसे आंख की सामान्य अवस्था या श्रांत अवस्था कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आंख के अंदर किरणें वक्रीय आती हैं या एकदम से तिरछी आती हैं तो आंख क्या होती है, एकदम धुंधला जाती है या एकदम कम छोटी हो जाती है। लेकिन अगर समानांतर किरणें आ रही हैं तो आसानी से आंख सामान्य अवस्था में रहती है। ठीक है, तो इसे हम शांत अवस्था कहते हैं। ठीक है, या तनाव विहीन अवस्था कहते हैं। अब अगर हम ये कहते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब, यदि सेकंड केस हम लेते हैं इस जगह पे कि यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो अब अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना तो उस कंडीशन में क्या होगा, v बराबर -d। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस u। लेंस फॉर्मूला ये कहता है। ठीक है, तो अब यहां पर हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो उस कंडीशन में 1/f इक्वल्स टू 1/-d माइनस 1/u। ठीक है, अब u भी क्या है, नेगेटिव, तो u भी क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बिंब भी लेफ्ट हैंड साइड में है। तो अब ये क्या हो गया, तो पॉजिटिव हो गया, तो 1/f इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/d। ठीक है, तो अब यहां पर हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 1/d कॉमन ले लेते हैं। तो 1/d कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो या फिर एक काम करते हैं, हाँ 1/d कॉमन ले लेते हैं। तो 1/f इक्वल्स टू हो गया, ये 1/d मैंने कॉमन लिया, तो जैसे 1/d का मैं यहां डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा d/u माइनस 1। ठीक है, तो ये d/f हो गया आपका, इस d को इधर भेज दिया, d/u बन गया m माइनस 1। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहां से, 1 प्लस d/f। तो ये फॉर्मूला आवर्धन क्षमता का कब आया, जब वस्तु कहां रखी हुई होगी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। और ये वाला फॉर्मूला कब आएगा, जब वस्तु कहां रखी होगी, अनंत पर। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसका उपयोग कहां कहां होता है, तो सबसे पहले तो इसका उपयोग दस्तावेजों को देखने के लिए, दस्तावेजों में उंगलियों के निशान देखने के लिए, थंब इंप्रेशन देखने के लिए काम में लिया जाता है, ज्योतिष कार्यों में काम में लिया जाता है, हीरे और बारीक वस्तुओं को देखने में काम में लिया जाता है, घड़ी साजों द्वारा, अगर आपने घड़ी ठीक करने वालों को देखा हो तो आंख के ऊपर एक छोटा सा वो लगा लेते हैं मिरर टाइप का, तो वहां पर घड़ी साजों के द्वारा घड़ी के जो बारीक कलपुर्जे होते हैं उनको देखने के लिए काम में लिया जाता है। तो इस तरह से सरल सूक्ष्मदर्शी का कई तरह से उपयोग किया जाता है। ओके बेटा, तो थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक। कल हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे।